गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका 4th लेक्चर है। सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट C703 B। दिस इज़ योर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और मैं हूँ विकास श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, रातीबड़, भोपाल। सो इट्स योर लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमें क्या पढ़ना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अपन बात करते हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर, तो आज जो हमें पढ़ना है उसका नाम है, टॉपिक का नाम है ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हमारे मन में एक डाउट आता है, व्हाट इज़ ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपन ने पहले ही पढ़ा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपन जो अलग अलग प्रोसेस करते थे, चाहे वो इनिशिएशन का हो, चाहे प्लानिंग का हो, चाहे एग्जीक्यूशन का हो, चाहे उसकी लास्ट में जो है रिव्यू करने का हो, उन सारे प्रोजेक्ट को अपन ग्लोबल लेवल पे कैसे करते हैं। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक्चुअली हमें क्या करते हैं कि जो हमारा मेनली लोकल लेवल पे कर रहे थे उसको अपन क्या करेंगे, ग्लोबली करेंगे। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है आपके सामने, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट is the application of project management practices in a distributed setting where the project stakeholder or project work take place in multiple geographical regions or across the different cultures। मतलब हम अपना वो जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो हम या तो मल्टीपल जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स देखने के लिए मिलते हैं, या तो अलग अलग कल्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। ऐसी जगह पे अपन अपना क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट को अपन सेम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कर रहे थे वही सारी प्रोसेस करनी है। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं ग्लोबली, मतलब हम कहते हैं ना अपन जो काम है वो ग्लोबली करेंगे, डिफरेंट एरियाज़ में करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपनी ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। अब ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो अगर मेनली अगर अपन देखेंगे ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं कि किसी भी ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो अपन चीज़ें जिनसे अपने को कहीं ना कहीं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो क्या है, आपके लोकेशन है। एक अगर अपन लोकल लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अपने क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर एक साइट को देखना है। अब यहाँ क्या है, लोकेशन चेंज है, अलग अलग एरिया में आपको देखना है। तो फर्स्टली अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है तो वो उसका होता है एक लोकेशन पॉइंट, क्योंकि आपको ग्लोबली वर्क करना है तो आपके पास नंबर ऑफ़ लोकेशंस होंगे। वो लोकेशंस भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे वेदर एक जैसा ना हो, कहीं पे गर्मी हो, कहीं पे ठंडी हो, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका लोकेशन। दूसरा लैंग्वेज, जैसा कि बोला अपन ने ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर कि क्या होता है, मल्टीपल कल्चर के अंदर अपने को बात करना है, तो कल्चर के अंदर उसकी लैंग्वेज भी आती है। लैंग्वेज कैसी हो सकती है, लैंग्वेज ऐसी हो सकती है कि वहाँ पे दूसरी भाषा बोली जाती है। आपके यहाँ आप हिंदी यूज़ करते हो, दूसरी जगह इंग्लिश है, या कहीं फ्रेंच है, या फिर जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो तो मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आपको काम करना है। तो लैंग्वेज में कैसी प्रॉब्लम आती है कि आपको अपना प्रोजेक्ट के लिए, आपका मान लीजिए स्टैक होल्डर है वो कहीं बाहर का है, अब उसको आपको अपनी बात समझानी है, तो आप उसको कैसे समझाओगे, तो आपको उसकी लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, या फिर जो भी उसकी मदर टंग है वो आपको पता होना चाहिए। या फिर एक कम्युनिकेशन आपको करना है तो एक ऐसी ग्लोबल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए जिसमें दोनों लोग, आप लोग जो है प्रॉपर कम्युनिकेट कर सको। तो दूसरा फैक्टर जो ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अफेक्ट करता है वो है लैंग्वेज। द थर्ड वन इज़ टाइम जोन। आपको पता है इंडिया का टाइम जोन जो है वो कैसा है, 5:30 है मॉर्निंग प्लस 5:30। अब आप अगर देखोगे तो अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग अपना टाइम जोन है। अब हो सकता है कि आज आप यहाँ इंडिया पे काम कर रहे हो, या इंडिया की आपकी कोई इंडिया बेस्ड कंपनी है, लेकिन आपने कहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेके रखा है प्रोजेक्ट, या यूएसए के अंदर कहीं प्रोजेक्ट लेके रखा है, या और कहीं किसी कंट्री में लेकर रखा है जिसका टाइम जोन जो है इंडिया से अलग है। अगर इंडिया में अभी मॉर्निंग हो रही है तो वहाँ दूसरी जगह क्या होगी, इवनिंग होगी या नाइट होगी। तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको कम्युनिकेट करने के लिए। तो आप अगर इंडिया लेवल पे काम करते हो तो हो सकता है आपके लिए जो टाइम आवर रहता है वो 8 to 10 आवर रहता है, लेकिन जब आप क्या करते हो, ग्लोबली काम करना स्टार्ट करते हो, तो जो आपका टाइम आवर हो जाता है वो लगभग
24 आवर्स का हो जाता है और आपको कभी भी किसी भी चीज़ का आंसर देना पड़ सकता है। कोई चीज़ आपको कम्युनिकेट करना है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको लगभग 24 आवर्स क्या करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है जब आप ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बात करते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कल्चर। कल्चर भी अलग अलग टाइप का होता है। कल्चर में चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, रहने की हो, मीटिंग्स की हो, एरियाज़ की हो, तो बड़ी अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमें फेस करनी पड़ती है जब हम कल्चर की बात करते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसका ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। अगर अपन ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बात करें तो उसका फ्रेमवर्क भी अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग होता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने को क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है जब अपन बात कर रहे होते हैं ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। कुल मिला के हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? तो हमारे लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ये क्योंकि हमें सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे काम करना है, मल्टीपल कंट्रीज़ में काम करना है, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करना है, या कोई इंटरनेशनल कंपनी है वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डील करना है या अच्छी हायर रैंक पे काम करना है। तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और आपको पता होना चाहिए कि वो स्किल्स कौन कौन सी हैं, वो स्ट्रैटेजी कौन सी है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब ये पूरा ग्लोबल मैनेजमेंट जो है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये किस फ्रेमवर्क में काम करता है और कौन कौन सी चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। तो मेनली यहाँ पे मैंने 5 चीज़ें आपके सामने लिखी हैं। फर्स्ट इज़ ग्लोबल टीम, सेकेंड इज़ ग्लोबल कम्युनिकेशन, थर्ड इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, देन कोलैबोरेटिव टूल्स एंड कोलैबोरेटिव टेक्निक्स। ग्लोबल टीम की अगर बात करें तो ग्लोबल टीम के अंदर क्या होता है, ग्लोबल टीम के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको उसके अंदर जो है कल्चरल कोलैबोरेशन भी करना है, क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन करना है, आपस में अपने कल्चर का एक्सचेंज करना है। देन नेक्स्ट इज़ ग्लोबल टीम लीडरशिप। अलग अलग लेवल पे आपकी जो है टीम होगी, उस टीम को लीड भी करना पड़ेगा और इंटरैक्ट भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपका स्टैक होल्डर हो, वो क्या होगा, दूसरी कंट्री के अंदर काम कर रहा होगा या दूसरी कंट्री का होगा, तो आपको उसके कल्चर का इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ग्लोबली अपनी टीम भी रखनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा उतना। देन ट्रस्ट बिल्डिंग, ये भी अभी अपन डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में कि क्या होता है कि जैसे मैं मान लो कोई पहली बार प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना चाह रहा हूँ, किसी बाहर के बंदे के साथ, बाहर की कंपनी का प्रोजेक्ट उठाना चाह रहा हूँ, तो अब उसके साथ मेरे को एकदम से उतना ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो मुझे क्या इनिशियली अपना ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट बनाने के लिए क्या होता है, फर्स्ट लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, फिर आपके पास हो सकता है कि आप उसके साथ मीटिंग्स करो, मिलने के लिए जाओ या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो, जिस भी माध्यम से आप उसके साथ क्या करोगे, अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करोगे। द सेकेंड इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब ये क्या होता है, आपको बड़ी तरह से समस्याएं आएंगी, हर एक समस्या को रिजॉल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजॉल्व करोगे, कौन कौन से प्रॉब्लम्स अलग अलग लेवल पे आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज कोचिंग। हो सकता है कि हमें काम करना है, काम करने के लिए क्या होगा, मैं कोई स्टाफ हायर करूँगा, मेरे को उसके अंदर कुछ कमी दिखेगी या कुछ उस पर ऐसा लग रहा है कि वो इम्प्रूव कर सकता है, तो मुझे उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग देने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी मैं कहीं ना कहीं देखूँगा जब मैं काम करूँगा, तो अपनी टीम को उस लेवल का बनाने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट फ्रेमवर्क में जो है वो है ग्लोबल टीम। देन है ग्लोबल कम्युनिकेशन। ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर आपका स्टैक होल्डर है और स्टैक होल्डर के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होगा। कम्युनिकेशन चैनल के अंदर भी जब हमने पढ़ा था स्टैक होल्डर मैनेजमेंट, तो वहाँ हमने बात की थी कि आपका जब बातचीत करते हो आप स्टैक होल्डर के साथ, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका स्टैक होल्डर कितना इन्फ्लुएंसिव है और उसके साथ कौन डिस्कस करेगा। अगर वो सब लेवल पे है, सब ग्रुपिंग पे है, तो उसके साथ कौन डिस्कस करेगा। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। अगर वहाँ पे लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको एक प्रॉपर पर्सन बैठाना पड़ेगा जो प्रॉपर कम्युनिकेट करे। कुछ इसी तरह रूल्स और टेम्पलेट्स होती हैं। रूल्स और टेम्पलेट्स आपको पता ही हैं, जो अपन काम करते हैं किसी के साथ, मान लो स्टैक होल्डर के साथ काम करना है तो आपके प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट होंगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स अपन यूज़ करते हैं, चार्टर यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर एक लैंग्वेज में होंगे।
फिर एक उसके लिए जो है कम्युनिकेशन आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, कैसे कम्युनिकेट करना है, मीटिंग करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, फ़ोन पे डिटेलिंग देनी है, मेल करना है, ठीक है। उसके लिए कौन सी टेक्निक्स अपन यूज़ कर सकते हैं, वो टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। और द लास्ट वन इज़ आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ नवाचार करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो क्या क्रिएटिव करके आप दे रहे हो सामने वाले बंदे को, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। दैट इज़ द नेक्स्ट इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके ग्लोबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अंदर आपकी सिलेक्शंस इंटरनेशनल और ह्यूमन रिसोर्स का होता है, उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट होता है, कौन कहाँ किसको कैसा सपोर्ट करेगा। ग्लोबल कोलैबोरेशन होता है आपका प्रॉपर नेटवर्क में। फिर इसी तरह टूल्स अपन यूज़ करते हैं, बेसिक ऑडियो वीडियो टूल्स, टेक्स्ट एंड इमेज टूल्स। अभी अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मैं आपको सब ये भी ऐसे ही बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स कुछ यूज़ करते हैं। इसी तरह टेक्निक्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं कि ऑनलाइन मीटिंग यूज़ करनी है, प्रॉपर शेयरिंग करना है डॉक्यूमेंट। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए वो बड़ा कोलैबोरेटिव होना चाहिए। हो सकता है कि डिस्कस करने के लिए वो जो बंदा है वो एक इंडिया मान लो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है और वहाँ का एक स्टैक होल्डर है, उसके बीच में कोलैबोरेशन के लिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजर के रिक्वायरमेंट हो। तो बहुत सारी चीज़ें अपन पूरे फ्रेमवर्क के अंदर जो है यूज़ करते हैं। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो सर फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्लोबल टीम मैनेजमेंट। ग्लोबल टीम मैनेजमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट हैव अ गुड स्ट्रैटेजी टू कोऑर्डिनेट मल्टी कल्चरल एंड वर्चुअल टीम। जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए उसके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके पास मल्टी कल्चरल और वर्चुअल टीम होना चाहिए। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंस इन कल्चर, लैंग्वेज, स्किल एंड टाइम जोन। मैं जो अभी उसमें बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो आपके पास टीम भी ऐसी होनी चाहिए जो काम करे कैसे, डिफरेंट टाइप के कल्चर पे काम करने के लिए रहे अवेलेबल, डिफरेंट टाइप के उसके पास लैंग्वेज स्किल्स रहें, टाइम जोन का कोई फैक्टर ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि ये वाला फैक्टर एक आ जाता है कि भैया मेरे को तो एकदम 10 to 5 ही काम करना है या 8 घंटे का ही रहेगा। वहाँ पे आपका ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको 24 आवर्स का भी काम करना पड़ सकता है जब आप किसी इस ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हो। अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज़ टू हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑन द कल्चर डायमेंशन, डिफरेंट लीडरशिप थ्योरीज। Using the knowledge, trust, relation can be developed with the different stakeholders and coaching can be valuable tool। ये अभी मैंने डिस्कस किया था जब अभी थोड़ा सा बता रहा था। तो इसमें वही चीज़ मैंने डिटेल में लिखी है कि आप जब कहीं काम करते हो तो आपको इनिशियली अपना रिलेशंस भी बनाने होते हैं स्टैक होल्डर्स के साथ, और प्रॉपर आपको एक कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। कोचिंग इन द सेंस कि आप उस चीज़ को क्या करते हो, अपने अंदर एनहांस करते हो, उन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हो जिससे आप उस लेवल को क्या कर सको, बना सको जब आपको काम करना है ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबल लेवल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमने दिखाने की कोशिश की है। फर्स्ट पॉइंट इज क्रॉस कल्चरल कोलैबोरेशन। कल्चर इज लाइक वाटर टू फिश। ग्रेट कल्चर हैज़ अ विजिबल एंड अनविजिबल एलिमेंट which allow the understanding the diverse standpoints, potential sources of innovation and conflict। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत तरह की क्या होती हैं, समस्याएं आती हैं। बहुत टाइम पे आप कुछ नई नई चीज़ें लेके आना चाहते हो, कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही कल्चर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा लिखा हुआ है, जैसे एक मछली के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे लिए कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब डाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग हमें कल्चर देखने के लिए मिलते हैं, और जब हमें काम करना होगा तो उसके साथ हमें क्या करना है, थोड़ा सा संघर्ष तो होगा, कठिनाई तो होगी, लेकिन उसको हमें क्या करना होगा, कम करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है। यूजिंग द डायमेंशन, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर कैन रिकॉग्नाइज द इनविजिबल एलिमेंट ऑफ नेशनल कल्चर प्रेजेंट इन द प्रोजेक्ट टीम एंड एक्सेप्टिंग the different mindset and respecting them, and also assigning the people of rules and activity that fit their communication style। और वो कोशिश करता है कि वो जो उसके जो प्रोजेक्ट की टीम के अंदर लोग हैं वो भी डिफरेंट कल्चर्स को समझने की कोशिश करें
उन लेवल को क्या है वो मेंटेन करने की कोशिश करें, उसको क्या करें जो उनको सामने वाले पर्सन के साथ भी मतलब उसका जो कल्चर अडॉप्ट करना है। हो सकता है आप चाइना के अंदर जाओ, अब चाइना के अंदर वहाँ का फूड स्टाइल दूसरा होगा, तो वो कल्चर आपको आता है या नहीं आता है। फ्रेंच के अंदर जाओगे तो स्पेन के अंदर जाओगे, मतलब अलग अलग सिटीज़ के अंदर जाओगे तो आपके अंदर वो कल्चर आप अडॉप्ट कर पा रहे हो या नहीं, ईजिली आपको आता है या नहीं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आपको आती हैं कि नहीं। तो आपको अपना किसी के साथ अपने कल्चर को कोलैबोरेट करते आता है या नहीं, ये दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल टीम लीडरशिप। Global leaders must adapt their leadership communication and management style to different culture they work with. वही चीज़ लिखी है इसमें कि जो अलग अलग एक अच्छा लीडर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी तो होगी ही और कम्युनिकेशन भी होगी और मैनेजमेंट करने का तरीका भी होगा अलग अलग कल्चर्स के अंदर। ठीक है, they must develop an understanding of how to obtain commitment and improve the motivation level. कैसे आपको जो है कमिटमेंट को पूरा करना और कैसे अपनी टीम के लोगों का जो है को मोटिवेट करना है, ये भी आपको पता चलता है। जो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो इन सारी चीज़ों को क्या कर सकता है, मेंटेन करके रखता है। मेंबर व्हेन हैविंग अ मोस्ट ऑफ द मीटिंग ओवर द डिस्टेंट एंड आउटसाइड ऑफ द ऑफिस आवर्स। कई बार क्या होता है कि आपको मीटिंग्स लेनी होगी, हो सकता है आप 8 घंटे ऑफिस पे ही नहीं बैठे रहोगे, आप अपने घर पे भी होगे और उस टाइम पे भी आपको उसको मैनेज करना होगा। कई बार नेगेटिविटी दिमाग के अंदर आएगी, लेकिन हम उन नेगेटिविटी को कैसे, नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे कम करके पॉजिटिव की तरफ जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के बाद ही हम क्या करते हैं, और ये सब काम करने का, मोटिवेट करने का काम जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है ना। तो जो लीडर होना चाहिए वो किसी भी टीम का कैसा होना चाहिए, जो मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर, मल्टीपल कल्चर्स के अंदर, डिफरेंट कल्चर के अंदर कैसे मैनेज करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है और कैसे लीडरशिप अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी भी। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। मैंने ये भी बोला था, यही वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी भी है। सम कम्युनिकेशन चैनल्स between members or also are more likely to require a high level of trust. ठीक है, when they cross country borders or involve people who have never worked together before. अब क्या है, बहुत सारे लोग हैं, मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एक किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर काम कर रहा हूँ, एक और बंदा है जो शायद साउथ कोरिया के अंदर बैठा हुआ है, एक और बंदा है वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, यूएस के अंदर। हम लोगों ने कभी एक दूसरे से मिले नहीं, लेकिन हमें एक दूसरे के साथ काम करना है। मुझे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल चाहिए, मुझे मेरा काम जो है उसके बिना नहीं हो सकता, उन दोनों के बिना, उन दोनों का काम मेरे बिना नहीं हो सकता। तो हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होगा, और उस कम्युनिकेशन चैनल के अंदर हमें सबसे पहले अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो क्या होगा, ट्रस्ट की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी काम को करने के लिए। उस बंदे ने मेरे को दिया कोई काम करके, कोई डेटा को एनालाइज करके दिया है, तो मेरा बिलीव होना चाहिए कि उसने जो डेटा एनालाइज करके दिया होगा वो सही होगा, तब मैं उस पर काम बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसके टीम मेंबर्स के बीच में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रस्ट ज़रूरी रहता भी है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई टू वीक कम्युनिकेशन चैनल एंड वर्क टू रिजॉल्व दिस। कहीं पर अगर वीक कम्युनिकेशन है तो उसको रिजॉल्व करने का काम होता है, वो किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, और इसको इम्प्रूव करने का काम भी किसका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का ही होता है। बिगिनिंग द प्रोजेक्ट इनिशिएशन इन द ऑर्डर टू बिल्ड ट्रस्ट, the project planning phase is often a very good opportunity to bring the team together. कभी भी किसी प्रोजेक्ट के शुरू करने के प्लानिंग के फेज़ में क्या होता है, साथ में सभी लोग बैठते हैं टीम टुगेदर और अराउंड अ वर्चुअल टेबल और वेब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसी के थ्रू भी वो साथ में इकट्ठे होंगे एंड बिल्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप, और अपने ट्रस्ट रिलेशनशिप को क्या करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, विच मस्ट last until the project completion and which from the solid
लिंक फॉर फ्यूचर वेंचर्स ऑल्सो। और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं किसी टीम के अंदर आपस में ट्रस्ट नहीं है या कम्युनिकेशन चैनल आपका वीक है, कम्युनिकेशन चैनल वीक होने का रीज़न भी कई बार ये होता है कि हमें ट्रस्ट नहीं होता। तो कभी भी जब हम कहीं प्लानिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट स्टेज में ही हम साथ में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और बातचीत इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो प्लानिंग के लिए वो इम्पॉर्टेंट है ही, एक दूसरे का ट्रस्ट भी गेन करने का वो एक सबसे इनिशियल फेज होता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर क्या होता है? द प्रोजेक्ट मैनेजर्स मस्ट पे special attention to the potential sources of conflict that are specific to global project, identifying different technique to act as a mediator, assess the situations and resolve the conflict in the best interest of the project objectives। मतलब एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है? एक स्पेशल अटेंशन देता है कभी भी, मतलब उसका एक जो इनिशियल रहेगा उसका ये अटेंशन रहता है। और इसका जो पोटेंशियल भी होता है वो इसी की तरफ होता है कि हमें अपना जो प्रोजेक्ट मेंटेन करना है या किसी प्रोजेक्ट के अंदर आइडेंटिफाई करता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उन प्रॉब्लम के बीच में मीडिएटर बनने का काम जो होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है कि उस पॉइंट को वो आइडेंटिफाई करे और उसको रिजॉल्व करे, उस सिचुएशन को आने से रोके। उसकी पहली भूमिका जो है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर की यही हो जाती है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कोचिंग। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन कोचिंग एज पावरफुल टूल टू डेवलप ट्रस्ट एंड लर्न अबाउट द कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का ये पहला काम है कि कोचिंग देना। किस चीज़ के लिए? उसने अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि वो कम्युनिकेशन चैनल जो सबसे ज़्यादा वीक होता है उसको क्या करता है? वो आइडेंटिफाई करता है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजॉल्व कैसे करेगा? तो रिजॉल्व करने का सबसे बढ़िया जो पावरफुल टूल है वो है कोचिंग, ठीक है। उसमें वो क्या करेगा? उसको प्रॉपर ट्रेंड करेगा, उसको डिफरेंट कल्चर्स बताएगा, सिखाएगा, ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है वो बताएगा। तो ये सारा काम जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का है, अपनी टीम के हर एक बंदे को क्या करना? उस लेवल तक टच कराना। अ गुड कोचिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ गोल, कंटिन्यू विद अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द अचीवमेंट एंड स्टॉप्स विद द स्ट्रक्चरल रिव्यू ऑफ द लर्निंग एंड नेक्स्ट स्टेप्स। अब कभी भी होगा हम किसी चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उसकी रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि यार ये बंदा जो है उस चीज़ को सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, मुझे कोई चीज़ आती है या नहीं आती। मान लो मुझे कोई चीज़ नहीं आती, वो इनिशियल लेवल पे 0 है। अब वो मुझे जब कोई चीज़ मैं सीखूंगा तो क्या होगा? उसका कोई अगर टेस्ट लेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ यार ये पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। तो वो जो सबसे पहले होता है उनको पता होता है कि हमें इस बंदे को कहाँ तक रेडी करना है, इस बंदे का गोल क्या होना चाहिए। अगर मेरे को किसी बंदे को कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपर एक लैंग्वेज सिखानी है, मुझे पता है कि इस बंदे का काम मुझे जो है फ्रांस में कराना है, इसको फ्रेंच अगर आएगी तो मेरी कंपनी के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मेरा गोल क्या हो गया? उसको फ्रेंच लैंग्वेज सिखाना। अब मैं उसे फ्रेंच लैंग्वेज सिखाऊंगा, मुझे पता है कि उसको कुछ नहीं आती। अब एक हफ्ते में मैंने टारगेट लिया कि इसको यहाँ तक सिखाना है। अब उसका मैं क्या होगा? हर हफ्ते एक टेस्ट लूँगा जिसके अंदर मैं उसको क्या करूँगा? एनालाइज करने की कोशिश करूँगा कि इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं है। हर एक लेवल पे मैं उसे एक टेस्ट दूंगा जहाँ से मैं उसके अंदर चेक करूँगा। तो ये सारी चीज़ें करने का काम कहीं ना कहीं क्या होता है? एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है। और एक ग्लोबल टीम के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टीम को क्या करना? उस लायक बनाना ग्लोबल लेवल के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट इज global communication. What is global communication? So the project managers spend most of their time communicating, collecting information from the team member and compiling project status and reports and distributing essential information to key stakeholders. प्रोजेक्ट मैनेजर का ज़्यादातर टाइम किन चीज़ में जाता है? इंफॉर्मेशन को अपने टीम मेंबर से लेना, कलेक्ट करना, एक प्रॉपर फॉर्मेट में
स्टैक होल्डर को प्रोवाइड करना कि भैया आपका काम यहाँ तक हो गया। मान लो 10 जगह की साइटें चल रही हैं, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में 10 इंजीनियर्स हैं, वो 10 इंजीनियर से रिपोर्ट लेगा, उसको कलेक्ट करेगा, मर्ज करेगा और फिर उस रिपोर्ट को कहाँ भेजेगा, ऊपर भेजेगा स्टैक होल्डर के काम कि भैया आपका काम यहाँ तक का पूरा हो गया। ऑल आर द पार्ट ऑफ डेली टास्क इन एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का वो क्या करता है, डेली टास्क को क्या करता है, मर्ज करता है और उसको ऊपर की तरफ भेजता है। द ग्लोबल प्रोजेक्ट ब्रिंग द चैलेंज ऑफ डिस्टेंस एंड स्क्यू टाइम जोन्स। उसके लिए चैलेंज होगा भैया, डिस्टेंस है क्योंकि पूरा उसको ग्लोबली काम करना है, अलग अलग जगह उसके काम चल रहे हैं, 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसको, 10 जगह से पहले फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, हो सकता है कि कहीं पे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर काम चल रहा है, एक तो मान लो इंडिया के अंदर, साउथ कोरिया, चाइना, वटेवर, इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर चल रहा है, या फिर ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं काम चल रहा है, तो वो वहाँ से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करेगा। अब हो सकता है कहीं पे सुबह के 4 बजे होंगे, कहीं पे सुबह के 8 बजे होंगे, ये टाइम जोन अलग अलग होगा, तो वो उस हिसाब से कॉल करके सामने वाले बंदे से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, फिर रिक्वायरिंग अ डिफरेंट टेक्निक टू एक्सेल इन द सेम डेली टास्क, और उस डेली टास्क को क्या करेगा, सेम फॉर्मेट में भेजेगा कहीं। एट दीज द मल्टी लैंग्वेज एंड क्रॉस कल्चरल बैरी टू अंडरस्टैंडिंग। अब उसके लिए क्या होगी, अलग अलग कल्चर की लैंग्वेज को समझना, मल्टीपल लैंग्वेज को समझना, वो भी बड़ा ज़रूरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, द ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर्स must involve their team members to identify the stakeholders and understand the communication channel between the team members। आपको मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है, हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाना होता है। जब हम स्टैक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि जब हम स्टैक होल्डर को मैनेज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ग्लोबली लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है, एक कम्युनिकेशन चैनल बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर आप क्या करते हो, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल आएगा तो कभी भी एक बैरियर नहीं आएगा, आपकी जो इन्फॉर्मेशन नीचे से जानी है वो ऊपर तक प्रॉपर जाती रहेगी। और उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो बैरियर होता है वो क्या होती है, आपकी या तो लैंग्वेज होती है या तो कल्चर होती है, तो उसको अपन कम करने की कोशिश करते हैं। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो ग्लोबल मैनेजर की होती है, ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, वो इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इस ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हालांकि इनको मैं लिख के रखा हूँ आपके लिए, थोड़ा थोड़ा इसको एलैबोरेट करूँगा मैं। तो फर्स्ट इज स्टैक होल्डर्स एंड कम्युनिकेशन चैनल। अभी जैसा मैं बता रहा था कि द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल स्टैक होल्डर इन्वॉल्व्स द टीम मेंबर्स who are the best placed to understand and influence the stakeholder in their geographical area. The project manager must to lead this task and provide the coaching and support for this process be effective. On the other hand, the communication channel that span geographical and cultural border must to identify and receive the special attention. मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो टीम की सारी चीज़ों को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, एनालिसिस करता है कि वो जो बंदा है वो स्टैक होल्डर के साथ जो है प्रॉपर इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर वो टीम मेंबर इन्वॉल्व नहीं है तो क्या करेगा, उसको समझेगा। आपको मैंने बताया था कि जब स्टैक होल्डर के साथ अपन बातचीत करते हैं तो अपन ये देखते हैं कि वो कितना इन्फ्लुएंसिव है। जो व्यक्ति जितना प्रभावशाली होता है, जितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होता है, उसको प्रॉपर कम्युनिकेट चैनल करने के लिए उसी लेवल का बंदा उसके साथ क्या करता है, डिस्कस करता है। और कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो है लैंग्वेज एक बैरियर ना बने, है ना। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल वहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन चैनल इन्वॉल्व नहीं है या कम्युनिकेशन चैनल आपका वीक है तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर वहाँ पर कोचिंग अवेलेबल कराता है जिससे आप वो बंदा जो है उस लेवल को टच कर पाए। तो पहला हो गया, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। कौन सा, आपका स्टैक होल्डर और टीम मेंबर्स के बीच। द सेकेंड वन इज रूल्स एंड टेम्पलेट्स। रूल और टेम्पलेट्स आपके कैसे होने चाहिए। द ग्लोबल प्रोजेक्ट टीम मस्ट टुगेदर डिफाइन अ बेसिस रूल्स टू सेलेक्ट द बेस्ट कम्युनिकेशन मीडिया फॉर ईच मीटिंग टाइप। They meet also agree upfront on the templates to be deployed throughout the project, keeping in mind that the document will be prepared and reviewed using synchronizes and unsynchronizes electronic medias।
अब आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रॉपर टेम्पलेट्स बने होते हैं, एक फॉर्मेट होता है हर एक चीज़ का। कोई काम करना है आपको, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसका एक फॉर्मेट मिलता है। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस फॉर्मेट में जो चीज़ आई है उस फॉर्मेट में उस चीज़ को सबमिट करना है। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में सबमिट किया है तो जिसने बनाया है उसको भी वो फॉर्मेट आता है, जिसने भरा है उसको भी वो फॉर्मेट आता है। तो अल्टीमेटली हमारे बीच में जो है वो प्रॉपर रूल्स और टेम्पलेट्स मेंटेन रहने चाहिए, जिससे क्या होता है कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं आता, और उसको प्रॉपर सिंक्रोनाइज करके रखते भी हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, आपने देखा होगा। द नेक्स्ट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। हमारे पास एकदम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। द मेन मेंबर ऑफ ग्लोबल प्रोजेक्ट टीम मस्ट डिफाइन द मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट। हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारे स्टैक होल्डर की क्या रिक्वायरमेंट है, और वो फ्रिक्वेंटली हमारी जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो उसके पास पहुंचनी चाहिए। A good communication strategy for a global project is specified a relationship between the key stakeholder and main information type, the defining the best media and manner for the communication to take place। अब आपका क्या होता है, एक अच्छा स्ट्रेटेजी तब कही जाती है, जो भी स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो वो अच्छी तब कहलाएगी जब किसी कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, जो स्टैक होल्डर और कम्युनिकेशन चैनल होगा वो प्रॉपर होगा, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टाइम पे उस तक पहुंच रही है, तब आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो क्या कहलाएगी, अ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर अ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्निक्स। तो आप वो कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन के लिए। ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट ऑफिस मेंबर्स मस्ट master the technique to collecting information from the geographical distributed team members, exchanging project information with the main team members, and distributing the project status and reports to key stakeholders। अब वो जो भी मेथड है जो अलग अलग जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम मेंबर्स हैं वहाँ से प्रॉपर डेटा जो हो वो आपका कलेक्ट हो जाए। अब उसकी कई टेक्निक्स हो सकती है। मान लो मैंने एक मेल आईडी दे दी और एक फॉर्मेट दे दिया सभी को कि मुझे इस फॉर्मेट में डेली मेरा प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए, और इसकी टाइमिंग है 5 to 7 के बीच में मेरे पास इन्फॉर्मेशन आपकी आ जानी चाहिए पर डे। तो ये क्या हो गई, एक टेक्निक हो गई, हमने एक रूल बना के रखा जिसके अंदर हमने टेम्पलेट भी दे दिए, और मेरा माध्यम क्या हो गया, उसमें एक ईमेल हो गया कि आपको इस मेल के अंदर ये डेली इन्फॉर्मेशन देनी है। व्हाट्सएप के अंदर आपको ये फॉर्मेट में मेरे को डेली इन्फॉर्मेशन देनी है, डेली रिपोर्ट आपको भेजनी है इस फॉर्मेट में। अब मेरे पास डेली रिपोर्ट आ गई, मैंने उसको प्रॉपर मर्ज किया और उसको स्टैक होल्डर को भेज दिया मैंने। तो क्या हो गया, उससे फायदा क्या हो गया, दैट इज अ टेक्निक, कि हमने एक टेक्निक एक्सेप्ट करके रखी है, अडॉप्ट करके रखी है, जिस टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। द लास्ट वन इज ग्लोबल क्रिएटिविटी। अब उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी भी हो सकती है। ठीक है। द अलग अलग आप जो अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इसके अंदर मैंने यही लिखा है, द यूनिकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल and requires the global team members to unite their creative minds, and brainstorming the session of widely using around the whiteboard of a flip charts, इनके कुछ informations हैं, that's a global project manager must use a different set of tools and techniques of foster creative ideas and capturing fuzzy knowledge in online meetings। तो बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिव हो सकता है। जैसे अभी इस एपिडेमिक टाइम के अंदर भी हमने देखा कि बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें लोगों के अंदर से आई। पहले इतना ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमने कुछ क्रिएटिविटी लेके आए। तो कभी भी, जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ अ ग्लोबली, है ना, हमारी इन्फॉर्मेशन आप तक जा रही है। हमने पहले इसके पहले कभी नहीं किया था, लेकिन आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट कल्चर्स के बच्चों को, अलग अलग कल्चर के बच्चों को एक ही पॉइंट पे लाके पढ़ा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ग्लोबली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्रिएटिविटी भी ला रहे हैं कि हम भी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं ना। तो दैट इज़ अ ग्लोबल क्रिएटिविटी। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन।
ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट अपन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसके अंदर भी आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास पहला हो गया ग्लोबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। इस ग्लोबल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं अपन, द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कैन बी स्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट वेज। प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेट डायरेक्टली टू ऑल द टीम मेंबर्स एंड सेंट्रलाइज द स्ट्रक्चर। In distributed structures, project coordinators are nominated to their mentors, monitors to their planning and execution of a group team members in a same geographical location and organize a knowledge and area. अब क्या काम करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है कि मैं सारे प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं उनको ये बोल दूं कि भैया आप अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास शाम तक भेजना, या हो सकता है कि मैं वहाँ पे काम करने वाले साइट इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करूँ। टाइम अलग अलग हो सकता है, वो सेंट्रलाइज भी हो सकता है और डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारे लोग मेरे पास ही भेजेंगे, या फिर मैं ये बोलूँगा कि सारे लोग अपने अपने हेड को भेजेंगे और वो हेड मेरे पास भेजेंगे। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा है द सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स। आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक HR अपॉइंट करते हो। The project manager and team member must have the specific skills to work effective of global project. Global thinking, cultural awareness, self-motivation, openness and are examples of skill that can be required for a candidate during the selection process and develop the training program. अब क्या होगा, उसके अंदर जो है बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे जो आपको क्या करेंगे, इसके अंदर आपकी ग्लोबल थिंकिंग को बढ़ाएंगे, आपके कल्चरल अवेयरनेस को देखेंगे, आपके सेल्फ मोटिवेशन को देखेंगे, आप कितना ज़्यादा अपने आप को क्या है इम्प्रूव कर पा रहे हो। अगर आपके अंदर वो स्पेशल स्किल्स हैं तो आपके अलग से, जैसे पहले ही अपन जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर अपन ये देखते हैं कि उसके अंदर ऐसी स्किल्स हैं कि नहीं, मेरे को ग्लोबली किसी बंदे को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या देखूंगा, उसके पास मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन है या नहीं, मतलब उसको आती है या नहीं आती है, प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाता है किसी चीज़ को कि नहीं, अवेयर है या नहीं, क्रिएटिविटी है या नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन के टाइम पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जब किसी बंदे को अपन सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ग्लोबल PMO मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स होते हैं अपने। तो अपन कभी भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो कहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, PMO से कलेक्ट करता है। तो आपके पास एक ग्लोबली PMO अवेलेबल है या नहीं है। द नॉलेज मैनेजमेंट सर्विसेज अलाउड टू स्टैंडर्ड अप एक्सेस ड्यूरिंग द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। वहाँ से आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मेक श्योर द कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड डिप्लॉयड द across the departmental and geographical borders in the project selections। आपको क्या है, आपको आपके पोर्टफोलियो के अनुसार से आपको ये पता है क्या कि आप जो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन है वो कैसे करोगे, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल कराओगे, वहाँ के लोकेशंस कैसी हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी चीज़ें नहीं पता है तो ऐसी चीज़ों के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें कोचिंग्स अवेलेबल कराते हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोग्राम चलाते हैं। और टाइम पे आपने देखा होगा हर एक कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग करती है अपने एम्प्लॉयज़ का। तो टाइम पे वो जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं, वो इन्हीं चीज़ों के लिए होती है कि आपके अंदर की जो स्किल्स है उसको आप क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको, जिससे किसी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं जाए। एक लीडर है तो उसको प्रॉपर उसकी टेक्निक्स आनी चाहिए, इंटरनेशनली वो टेक्निक उसको आती है नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होती हैं और सेंट्रलाइज PMO के थ्रू ही होती हैं। The next is organizational support. Global organizations, alliances and partnership must adapt their process and policies to provide support a global project team members. अब ये जो global organizations होते हैं ये proper partnership बोलें अगर उनको, अलग अलग supports में चलते हैं, जो क्या करते हैं, इसको support provide करते हैं, किसको, team members को support provide करते हैं। Senior executive HR department must understand the difference across the corporate and country borders। ये सारी चीज़ों को समझते हैं कौन, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो आपके HR डिपार्टमेंट होता है वो उस चीज़ों को समझता है कि आपको जाना है अक्रॉस द बॉर्डर, जाना है, वहाँ पे कैसी कंडीशंस होंगी, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, कौन से आपको मोटिवेट करेंगे। इमोशनली इंटेलिजेंस भी एक चीज़ होती है,
मतलब आपसे डायरेक्ट, कई बार आपने देखा होगा एचआर के अंदर बड़े क्वेश्चंस होते हैं किसी बच्चे को इमोशनली टच करने के लिए। वो कई बार क्या होता है, कोई बंदा बाहर नहीं गया होता है, उसको बोलते हैं कि तुमको चेन्नई में दे देंगे तो तुम चले जाओगे क्या। अब वो जब उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि उसको पता है कि चेन्नई के अंदर जाऊँगा तो एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कि वहाँ का कल्चर भी अलग हो, वहाँ पे खाने के लिए भी सही से नहीं मिले। तो वो इमोशनली आपकी इंटेलिजेंसी चेक करते हैं कि आप इमोशनली जो है वो कितने जल्दी आपके अंदर इफेक्ट आता है। इमोशनली जब होते हो तो अब आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो चेक करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट के अंदर देखते हैं। तो कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम मेंबर्स को इन सारी चीज़ों में सपोर्ट मिलता है, किसके थ्रू, सीनियर एग्जीक्यूटिव और एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू जो है सपोर्ट्स मिलता है। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल कोलैबोरेटिव नेटवर्क। ग्लोबल कोलैबोरेटिव नेटवर्क क्या होता है आपका, कि अलग अलग हो सकता है कि जैसे मान लो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, अब मेरी सिस्टर ब्रांच कहीं पर है, मेरी खुद की ब्रांच अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टर ब्रांच क्या होती है, वो उसको सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है हर एक चीज़ में। सपोर्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका कस्टमर का हो सकता है, सप्लाईज में हो सकता है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसमें सपोर्ट हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी होते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कुछ मतलब पार्टनरशिप होती है, कुछ साइन करते हैं वो अपने आपस में, ऐसे MOU साइन करते हैं जिसके अंदर वो एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करते हैं, और उसके अंदर वो कई तरह के सपोर्ट्स प्रोवाइड भी करते हैं मैनेजमेंट लेवल के अंदर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कोलैबोरेटिव टूल्स एंड टेक्निक्स। एक्चुअली कोलैबोरेटिव टूल और टेक्निक की अगर बात करूं तो ये दोनों चीज़ें मैंने उसमें अलग अलग आपको दिखाई थी। जो टूल और टेक्निक्स, हम जो है कौन कौन सी कोलैबोरेशन के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। टूल्स मतलब कुल मिला के वो तरीका, और टेक्निक जो हम वो उसको फॉलो करने वाले हैं ना, उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो वो आपकी टूल हो गई, और जिस माध्यम का उपयोग करते हैं दैट इज टेक्निक, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स कि कौन कौन से हम बेसिकली टूल्स यूज़ करते हैं। तो कलेक्शंस के लिए आपने देखा होगा, कोलैबोरेशन के लिए टीम मेंबर्स के साथ में होता है आपस में, उसके लिए आप टेलीफोन यूज़ करते हो, ईमेल्स यूज़ करते हो, रिमोट यूज़ करते हो, मतलब रिमोट एक्सेस के लिए आप जो है अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हो। तो आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं अलग अलग टेक्निक जो बेसिकली अपन यूज़ करते हैं। दूसरा ऑडियो एंड वीडियो टूल्स हैं। ऑडियो एंड वीडियो टूल्स के लिए आप अपना ऑडियो बना के भेज दो, वीडियो बना के भेज दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, तो अलग अलग चीज़ें हैं। उसके अलावा टेक्स्ट और इमेज टूल्स होते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। टेक्स्ट और इमेज के अंदर भी हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट और इमेजेस भी उसके साथ में कलेक्ट कर देते हैं जिससे वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कई बार जो है हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते हैं। उन ऑनलाइन मीटिंग्स के अंदर क्या होता है, जो हमारी जो चीज़ें, जो डाउट्स हैं वो ऑनलाइन क्लियर हो जाते हैं। अपनी जो पार्टिसिपेशन होता है वो क्या हो जाता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्या होता है, नॉलेज शेयरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। नॉलेज शेयरिंग टूल्स क्या होते हैं आपके, नॉलेज शेयरिंग टूल्स के अंदर क्या होता है, जब एक टेबल के अंदर आप बैठते हो तो आपको जो चीज़ आती है आप सामने वाले को बताते हो, सामने वाले को जो चीज़ आती है वो आपको बताता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन शेयर्स होती हैं, है ना। इन्फॉर्मेशन शेयर होने के अलावा क्या होता है कि कई बार आपको कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हो, एक ऑनलाइन टेबल के अंदर बैठे हो जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हो। एंड द लास्ट वन इज कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कई बार जो होता है एक ही सॉफ्टवेयर हम हर जगह यूज करते हैं, जो एक किसी पर्टिकुलर सर्वर से जो है वो कनेक्ट होता है, उसके अंदर हमने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो डाल दी, दूसरे बंदे ने उसी को यूज कर लिया। तो हम कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। द लास्ट वन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम देखते हैं तो आपका पहला दिख रहा है एक्सेस टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड अट्रैक्टिंग द बेस्ट वर्कर इंडिपेंडेंट एंड लोकेशन। सेकंड इज एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, एंड उसके अंदर आपको एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ग्लोबल वर्क डे, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि उसमें 24 घंटे काम करना है, इसमें 8 घंटे ही काम करना है। इम्प्रूव योर डिजास्टर रिकवरी कैपेबिलिटीज, द इंक्रीज योर फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो, आप इनोवेशंस को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो।
लार्जर पूल पे आपको काम करने का एक मौका मिलता है, मोर एक्यूरेसी आपके अंदर आती है, रिलोकेट होने की ज़रूरत नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली कस्टमर्स आपके पास होते हैं, आपके पास लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, मूव नहीं करना होता, ऑफिस स्पेस की हर जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ट्रेवल टाइम जो होता है वो आपका कम हो जाता है। तो ये हमारी कुछ जो है ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एडवांटेजेस हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, और फैक्टर अफेक्ट करने के बाद हमने ये भी देखा कि वो फ्रेम कौन सा है जो हम सारे फ्रेम्स लेकर चलते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो इसके अंदर मेरी मेल आईडी लिखी हुई है, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, तो आप अगर कोई डाउट है तो इसमें मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।